ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यह लाइन आप सब ने सुनी होगी। एक समय ऐसा था जब ब्रिटेन के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उपनिवेश थे। अमेरिका और भारत जैसे बड़े देश भी ब्रिटेन के ही उपनिवेश हुआ करते थे। इसलिए इस कहावत के पीछे का भूगोल ये था कि धरती गोल है, 12 घंटे किसी एक हिस्से में दिन रहता है और 12 घंटे किसी एक हिस्से में रात रहती है। और यह एक ब्रूटल फैक्ट था कि दुनिया के जिस भी हिस्से में दिन रहता था उस हिस्से में कोई ना कोई देश ब्रिटेन का गुलाम जरूर था। पूरी दुनिया भर में ब्रिटेन के उपनिवेश फैले हुए थे और इसी कारण ब्रिटेन के अंदर ये एक एरोगेंस आया कि हमारे साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। और यह जो एरोगेंस थी, इस एरोगेंस के पीछे सिर्फ भौगोलिक कारण जिम्मेदार नहीं था बल्कि कल्चरल कारण भी जिम्मेदार था। और वो कल्चरल कारण यह था कि ब्रिटेन में उस जमाने में ईसाई धर्म प्रोमिनेंट था। इसलिए ईसाई धर्म की साम्राज्यवादी मानसिकता के सहारे ही सही, लेकिन अपने धर्म और अपनी सभ्यता को पूरी दुनिया भर में फैलाने का जो उनका जुनून था, उस जुनून ने भी उन्हें दुनिया भर में उपनिवेश दिलवाया। इसलिए ब्रिटेन की सैन्य ताकत, ब्रिटेन की भौगोलिक ताकत और ब्रिटेन की सांस्कृतिक ताकत ने उसके अंदर श्रेष्ठता यानी सुपीरियोरिटी का यह भाव जगाया। हालांकि ये सारी चीजें अब बदल चुकी हैं। अब न तो कोई किसी का उपनिवेश है और न ही कोई किसी का गुलाम। आज के हालात ये हैं कि अपने साम्राज्य में सूरज न डूबने का एरोगेंस रखने वाला ब्रिटेन आज अपनी ही जमीन पर एक स्ट्रेटेजिक, डेमोग्राफिक और आइडियोलॉजिकल कब्जे का शिकार हो चुका है। जिनको घमंड था कि उनका सूरज कभी नहीं डूबेगा, आज इस्लाम के सागर में उनकी सांस्कृतिक नाव डूब रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ब्रिटेन जैसे सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन में बड़े स्तर पर डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, संस्थानों पर इस्लाम का नियंत्रण हो चुका है और आज वहां मुस्लिम माइग्रेंट्स के द्वारा किए जा रहे बड़े से बड़े अपराधों को भी कैसे इस्लामोफोबिया के पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ब्रिटेन में हो रहे इस डेमोग्राफिक कब्जे से भारत का क्या कनेक्शन है। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी का बढ़ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी। ब्रिटेन को ऐसा लगा कि भाई युद्ध में अब बहुत नुकसान हो गया है, अब देश को फिर से नए तरीके से डेवलप करने की जरूरत है। इसके लिए ब्रिटेन को सस्ता लेबर चाहिए था। फिर ब्रिटेन ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट के इलाके से लोगों को हायर करना शुरू किया। ये सारे इलाके ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ देशों के हिस्से थे। क्योंकि उस समय इन इलाकों में एक्सट्रीम गरीबी थी, इसलिए कुछ पैसों के लालच में ब्रिटेन जाकर ये लोग बसना शुरू हो गए। और ये जो माइग्रेशन था यह पूरी तरह से लीगल था, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड था। ब्रिटेन को मजदूर चाहिए थे और मजदूरों को पैसे, तो मजदूर लोग ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर बसना शुरू हुए। लेकिन 1960 आते आते पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट के देशों से बड़ी संख्या में मुस्लिम जनसंख्या ब्रिटेन में बस गई। जब ये माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ब्रिटेन ने 1962 में कॉमनवेल्थ इमिग्रेंट्स एक्ट लागू किया और सस्ते मजदूरों को ब्रिटेन में बुलाना बंद कर दिया। फिर यहां से शुरू होता है इल्लीगल इमिग्रेशन। धीरे धीरे नकली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके, वीजा का दुरुपयोग करके, फैमिली रीयूनियन के नाम पर इल्लीगल तरीके से मुस्लिमों ने ब्रिटेन में प्रवेश करना शुरू किया। ब्रिटेन को जब आप नक्शे पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ब्रिटेन एक आइलैंड है। चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण समुद्र के रास्ते से भी ब्रिटेन में खूब इल्लीगल माइग्रेशन हुआ। और अभी 1-2 दशक पहले जब अफ्रीका और साउथ एशिया के कुछ देशों में सिविल वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी थी, तो वहां से भी खूब सारे शरणार्थी ब्रिटेन गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इल्लीगल माइग्रेशन ब्रिटेन में क्यों हो रहा था और वहां की सरकार इस इल्लीगल तरीके से आ रहे शरणार्थियों को बाहर क्यों नहीं भेज रही थी। दरअसल ब्रिटेन का जो कानून है, जो वहां का ह्यूमन राइट एक्ट है, वह अपने आप में इतना उदार है, इतना लिबरल है कि एक बार अगर आप इल्लीगल तरीके से भी ब्रिटेन पहुंच गए तो उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको वहां से भेज पाना। ब्रिटेन की सरकारें इस इल्लीगल माइग्रेशन को रोकने में नाकाम रहीं। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन की मुस्लिम पॉलिटिकल लॉबी इतनी मजबूत होती गई कि कोई भी पार्टी इन इल्लीगल मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठा पाई। वहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक खोने का डर लगभग हर नेता को है। अपनी संख्या के दम पर मुस्लिम घुसपैठियों ने धीरे धीरे ब्रिटेन में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन की खुद की लेफ्ट विंग की लॉबी ने, यानी वहां के वामपंथियों ने ब्रिटेन में मुस्लिम घुसपैठियों के प्रभाव को बढ़ाने में मदद की। ये वामपंथी भारत में जैसा करते हैं वैसा ही इन लोगों ने ब्रिटेन में भी किया। आपने भारत में एक ट्रेंड देखा होगा कि सरकार अगर किसी आतंकवादी पर भी कड़ा एक्शन लेती है तो उसके बचाव में भी एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। तो ब्रिटेन का कानून तो और ज्यादा लिबरल है, वहां पर तो ये सारी चीजें और भी बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप सब ने ग्रूमिंग गैंग यानी रॉथरहैम कांड के बारे में सुना होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना उन्हें मैं बता दूं कि ग्रूमिंग गैंग एक ऐसा घटिया कृत्य था जिसमें यह खुलासा हुआ था
कि पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम घुसपैठियों ने 1997 से लेकर 2013 के बीच में ब्रिटेन के रॉथरहैम में कम से कम 1500 बच्चियों का यौन शोषण किया था। जब यह खुलासा हुआ था तो ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन ब्रिटेन के वामपंथियों ने कभी भी इस पूरे कांड से पाकिस्तानी मुस्लिमों का नाम जोड़ा ही नहीं। उल्टे ब्रिटेन का वामपंथी गैंग ग्रूमिंग गैंग से जुड़े हुए पाकिस्तानी मुस्लिमों को बचाने में जुट गया। उस समय यूएस की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन ने जब ग्रूमिंग गैंग के अपराधियों को कड़ी सजा देने की बात की तो ब्रिटेन की वामपंथी लॉबी अपनी ही होम सेक्रेटरी के खिलाफ जहर उगलने लग गई और उनको रेसिस्ट और इस्लामोफोबिक पता नहीं क्या क्या बताने लग गई। यहां तक कि ब्रिटिश एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने जब ग्रूमिंग गैंग के सच को उजागर किया तो उल्टे उनको ही अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन की सत्ता में वामपंथियों और मुस्लिम घुसपैठियों का यह जो नेक्सस है ये इतना ताकतवर है कि पाकिस्तानी मुस्लिमों द्वारा किए गए ग्रूमिंग गैंग जैसे घटिया अपराधों को भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आने दिया गया। बाद में जब सबूतों के आधार पर वीडियो आने लगे, सबूतों के आधार पर जांच के निष्कर्ष आने लगे, तब भी इन वामपंथियों ने ढिठाई का परिचय देते हुए पाकिस्तानी मुस्लिमों का नाम इसमें नहीं जोड़ा। जब बहुत ज्यादा इनकी आलोचना की जाने लगी तब जाकर इन लोगों ने एक सो कॉल्ड मोरल स्टांस लेते हुए ग्रूमिंग गैंग को साउथ एशियन गैंग से जोड़ दिया। उसमें भी इन लोगों ने पाकिस्तानी मुस्लिमों का नाम नहीं लिया, उसमें इन लोगों ने साउथ एशियंस का नाम लिया कि ये सारे कांड साउथ एशियंस ने किए हैं। ये लोग पूरे साउथ एशिया को बदनाम करने में तुल गए, जिस साउथ एशिया में भारत भी एक देश है। मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा इस तरह की हिंसाएं सिर्फ ईसाइयों तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन के लेस्टर में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को भी निशाना बनाने और उनकी धार्मिक शोभा यात्राओं में बाधा डालने की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस तरह की घटनाएं कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में यही वामपंथी बैठे हुए हैं जिनकी नजरों में मुस्लिम घुसपैठिए किसी बाबू सोना की तरह हैं। भारत की तरह ब्रिटेन में भी वामपंथियों ने मुस्लिम घुसपैठियों को खूब शरण दी, उनको खूब बढ़ावा दिया और आज पूरा ब्रिटेन इसका अंजाम भुगत रहा है। ब्रिटेन में जो मुस्लिम घुसपैठिए आए थे उनका बड़े स्तर पर ब्रिटेन में प्रभाव 1990 के आसपास देखने को मिला। दरअसल 1989 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वो घटना थी सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेज का प्रकाशन। सलमान रश्दी की इस किताब में कुछ ऐसे हिस्से थे जिनको लेकर मुस्लिमों ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि सलमान रश्दी ने अपनी इस किताब में इस्लाम का अपमान किया है। जैसे ही वो किताब रिलीज हुई पूरे ब्रिटेन में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो गए। वैसे तो ये प्रदर्शन पूरी दुनिया में हो रहे थे, पूरी दुनिया भर के मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन ब्रिटेन में ये प्रदर्शन ज्यादा इसलिए देखने को मिल रहे थे क्योंकि सलमान रश्दी ब्रिटेन के ही नागरिक थे। ब्रिटेन के कुछ मुस्लिम नेताओं ने उस समय सीधे ईरान के धार्मिक नेता अयतुल्ला खुमैनी से संपर्क कर लिया और उनसे किताब पर और सलमान रश्दी पर कार्रवाई की मांग की। और कुछ ही हफ्तों में खुमैनी ने एक फतवा जारी कर दिया जिसमें उन्होंने बोला कि सलमान रश्दी को मौत की सजा दी जाए। यह फतवा दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया। ब्रिटेन को यह लगा कि ब्रिटेन का कोई नागरिक सलमान रश्दी अगर कोई किताब लिखता है तो इस मामले का ईरान से क्या लेना देना। ईरान का सुप्रीम लीडर आखिर ब्रिटेन के एक नागरिक के खिलाफ क्यों फतवा जारी कर रहा है। ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देश में यह एक चौंकाने वाली बात थी। पहली बार किसी विदेशी धार्मिक नेता के आदेश ने ब्रिटिश धरती पर बसे हुए लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करना शुरू किया। इससे ब्रिटेन और ईरान के रिश्ते भी खराब हुए। इसके बाद ईरान, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के अनेक देशों की तरफ से ब्रिटेन के मुस्लिमों को खूब सारा पैसा भेजा गया ताकि ब्रिटेन में इस्लाम के प्रसार को और मजबूत किया जा सके। फिर इस पैसे के दम पर ब्रिटेन में मुस्लिम घुसपैठियों ने यूके एक्शन कमेटी ऑन इस्लामिक अफेयर्स की स्थापना की, जिसका मुख्य लक्ष्य था कि मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा की जाए। और धीरे धीरे इस संगठन का दायरा बढ़ता गया। बाद में इसी संगठन के नेताओं ने मिलकर मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन बना लिया और आज यह संस्था ब्रिटेन की राजनीति में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गई है, जिसका सरकार से लेकर मीडिया तक हर जगह डोमिनेंस है। एक तरफ ब्रिटेन में इस्लाम चैनल जैसे अनेक टेलीविजन नेटवर्क हैं जो पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रशासन में भी मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज ब्रिटेन की सरकार में, उनके प्रशासन में बड़े पैमाने पर जिहादियों का घुसपैठ हो चुका है। सादिक खान लंदन जैसे बड़े शहर के लगातार मेयर चुने जा रहे हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन की शबाना महमूद यूके की होम सेक्रेटरी बन गई हैं और इन लोगों का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है। इनके प्रभाव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स तृतीय ने जब ईसाइयों के एक बड़े पर्व ईस्टर की बधाई दी तो उस बधाई संदेश में भी उन्होंने इस्लाम धर्म की तारीफ की थी। ईस्टर की बधाई में इस्लाम की तारीफ करने का क्या मतलब। तो यह जो तुष्टीकरण है कि किसी भी मामले में कहीं से भी मुस्लिमों को लाकर उन्हें खुश कर देना है, यह तुष्टीकरण सिर्फ भारत में ही नहीं
बल्कि ब्रिटेन में भी पैर पसार चुका है। इसी तुष्टीकरण के कारण ब्रिटेन में मुस्लिमों का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि ब्रिटेन की दोनों पार्टियां इससे प्रभावित हो रही हैं। ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम है, एक तरफ है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी तरफ है लेबर पार्टी। और जिस तरह से भारत में बाय डिफॉल्ट बीजेपी से मुस्लिम नफरत करते हैं, ठीक उसी तरह से ब्रिटेन में भी वहां की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको लेकर मुस्लिमों के मन में निगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। इसलिए ब्रिटेन के मुस्लिम लेबर पार्टी को अपना सपोर्ट देते हैं। लेकिन आज के हालात ये है कि ब्रिटेन में मुस्लिम वोटर्स अपने एरिया से निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताकर भेज रहे हैं। आज ब्रिटिश मुस्लिमों को किसी लेबर पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि लेबर पार्टी को अब मुस्लिमों की जरूरत है। ब्रिटेन की सत्ता में मुस्लिमों का प्रभाव कितना बढ़ चुका है, इसको समझने के लिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने थे तो वह घटना अपने आप में ऐतिहासिक थी। पहली बार ब्रिटेन जैसे डेवलप्ड कंट्री में एक हिंदू, वह भी भारतीय मूल का हिंदू, सर्वोच्च पद पर पहुंचा था। लेकिन ब्रिटेन में मौजूद इस्लामिस्ट लॉबी के लिए यह असहनीय बात थी कि यूके का प्रधानमंत्री एक हिंदू बन जाए। यही कारण है कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणियां की गई। इन कमेंट्स को मेन स्ट्रीम मीडिया में या तो बहुत कम दिखाया गया या फिर पूरी तरह से दबा दिया गया। लेकिन जरा कल्पना करिए कि अगर यही कटाक्ष या यही कमेंट्स किसी मुस्लिम नेता के खिलाफ किए गए होते तो क्या होता। मामला तुरंत रेसिज्म और इस्लामोफोबिया के रूप में उछाल दिया जाता। पूरे ब्रिटेन में बड़े बड़े आंदोलन होते, सड़कों पर हजारों लोग उतर जाते। लेकिन चूंकि यहाँ मामला एक हिंदू प्रधानमंत्री का था, इसलिए आपको पता भी नहीं चला और साजिशन ऋषि सुनक को किनारे कर दिया गया। यह अपने आप में ब्रिटेन की राजनीति में मुस्लिम प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। आइए अब बात करते हैं उस मुद्दे पर कि आखिर ब्रिटेन में यह जो कल्चरल हाईजैक हुआ है, इसकी जड़ें भारत से आकर कैसे जुड़ती हैं। दरअसल ब्रिटेन आज जिस संकट से गुजर रहा है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उस ऐतिहासिक विचारधारा में मिलती हैं जिसने कभी भारत को भी विभाजित किया था। मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं। मुस्लिम लीग के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह भारत के बंटवारे का कारण बनी थी। लेकिन एक सच यह भी है कि मुस्लिम लीग का बीज ब्रिटेन में बोया गया था। लंदन में बैठकर अलीगढ़ के कुछ लौंडों ने मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया, क्योंकि ब्रिटेन इस तरह के विभाजनकारी विचारों के लिए एक फर्टाइल लैंड था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य खुद भी फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही थी। इसी सोच ने मुस्लिम लीग को जन्म दिया और मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे उस एस्पेक्ट को और मजबूत किया कि मुस्लिम एक अलग कौम है और उनकी निष्ठा केवल इस्लामी विचारधारा और उम्मा के प्रति है, किसी राष्ट्र के प्रति नहीं। और यह विचार इतना गहरा बैठ गया कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो लाखों लोग कट्टरपंथ के नाम पर खून खराबे में उतर गए। लेकिन यह विचार सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। जिनके पूर्वजों ने मुस्लिम लीग का कभी सपोर्ट किया था, फिर वो पाकिस्तान चले गए, वही लोग सस्ते लेबर के रूप में पाकिस्तान से फिर ब्रिटेन भी पहुंचे। और उनके बीच वही मानसिकता बैठी हुई थी कि वे जहां भी रहें एक अलग समुदाय के रूप में रहें। शुरू में ये लोग गरीब थे, इसलिए किसी ने खतरा महसूस नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ने लगी, ये संगठित हुए, जैसे जैसे इनके पास पैसे आए, वैसे वैसे मुस्लिम लीग की सोच ने फिर से अपना सर ब्रिटेन में उठाया। ब्रिटेन आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है वे अचानक पैदा नहीं हुई हैं। यह वही बीज है जिन्हें ब्रिटेन ने कभी भारत में बोया था। पहले भारत में मुस्लिम लीग का विचार पनपा, फिर उसी विचार ने पाकिस्तान बनाया और अब वही विचार ब्रिटेन में लौटकर उसे भीतर से खोखला कर रहा है। ये ठीक वही पैटर्न है जो भारत में भी हमें देखने को मिला था। भारत में भी मुस्लिम लीग ने विभाजन कराया और आज ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में भी शरिया लॉ की लगातार मांग की जा रही है। ब्रिटेन के कई हिस्से तो अब डिफैक्टो इस्लामिक इनक्लेव बन चुके हैं। बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, लूटन और कार्डिफ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज इनडायरेक्टली एक तरह से शरिया लॉ ही काम कर रहा है। कई रिपोर्ट्स तो यह भी बताते हैं कि वो इलाके अब नो गो जोन हो चुके हैं, जहां गैर मुस्लिमों का, यहां तक कि पुलिस का भी जाना बड़ा मुश्किल है। आप ब्रिटेन की सड़कें देख लीजिए, आपको वहां सड़कों पर इस्लामिक ड्रेस कोड का और इस्लामिक कल्चर का डोमिनेंस दिख जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन की आबादी का 15% हिस्सा आज मुस्लिमों का हो चुका है। 2011 में जहां ब्रिटेन में 27 लाख मुस्लिम थे, वहीं 2021 आते आते इनकी संख्या 40 लाख तक हो गई है। एक आंकड़े के अनुसार यदि मुस्लिमों की जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो 2050 आते आते ब्रिटेन में ईसाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उनकी संख्या मात्र 45% रह जाएगी। यहाँ मुद्दा सिर्फ बढ़ती हुई जनसंख्या का नहीं है, मुद्दा यह है कि इस बढ़ती जनसंख्या के साथ कट्टरता भी बढ़ रही है। इसका एक डेटा मैं आपको बताता हूँ। प्यू रिसर्च सेंटर नाम की एक बड़ी संस्था है जिसने ब्रिटेन के मुस्लिमों पर रिसर्च किया, उनसे बातचीत की और उस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि ब्रिटेन के 81% मुस्लिम अपने आप को ब्रिटिश होने से पहले मुस्लिम मानते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में ब्रिटिश मुस्लिमों ने यह भी कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथी जो भी कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। जब रिसर्च करने वालों के सामने यह कट्टरता इतनी खुलकर सामने आ रही है
तो अंदर अंदर यह कट्टरता कितनी ज्यादा होगी इसका बस अंदाजा लगाया जा सकता है। प्यू रिसर्च रिपोर्ट में खुद को ब्रिटिश नागरिक से पहले मुस्लिम बताने वाला यह विचार एक तरह से मुस्लिम लीग के विचारों का ही रिप्रेजेंटेशन है। दरअसल ब्रिटेन का उदाहरण भारत के लिए भी एक गहरी चेतावनी है। जिस विचारधारा ने कभी भारत को 2 हिस्सों में बांटा था, वो विचारधारा आज भी जीवित है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका केंद्र बदल गया है। वो आज भारत से बढ़कर ब्रिटेन तक पहुंच चुका है और मुस्लिम लीग जैसी सोच जहां भी जाएगी वहां अपने लिए अलग पहचान, अलग अधिकार और अंततः अलग जमीन और अलग सत्ता की मांग करेगी। आप सबने फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर की कहानी सुनी होगी। ये कहानी कुछ ऐसी है कि विक्टर फ्रैंकेस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक रहता था जिसने कई डेड बॉडीज को मिलाकर और बिजली की पावर से एक विशालकाय प्राणी यानी कि एक राक्षस बनाया ताकि उस राक्षस से कुछ काम निकलवाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे वह राक्षस हिंसक होता गया और जब साइंटिस्ट ने उस राक्षस की कोई बात नहीं मानी तो गुस्से में आकर उस राक्षस ने साइंटिस्ट के रिश्तेदारों को, उसके भाई की, उसके दोस्त की, यहां तक कि उसके मंगेतर की भी हत्या कर दी। और यह कहानी ब्रिटेन पर पूरी तरह से सटीक लागू होती है। वह वैज्ञानिक ब्रिटेन ही है जिसने मुस्लिम शरणार्थियों को सस्ते लेबर के रूप में पहले बुलाया, फिर बाद में मुस्लिम घुसपैठियों को बसाकर अपने लिए एक मॉन्स्टर तैयार किया और अब वही मॉन्स्टर ब्रिटेन में हिंसा, अव्यवस्था और दंगों का कारण बन रहा है। ब्रिटेन ने उदारता के नाम पर अपनी घटिया पॉलिसीज से एक ऐसा फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर पैदा कर दिया है जो अब उसकी अपनी ही सभ्यता, उसके अपने ही कानून और उसके अपने ही शासन को निगलने पर तुला है। ब्रिटेन का उदाहरण भारत समेत दुनिया के बाकी देशों के लिए एक सबक है जिससे सबको सीखने की जरूरत है।